नमस्कार बच्चों, सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी की ऐसे 1 की परीक्षा शुरू हो चुकी है। क्योंकि यह परीक्षा ऑनलाइन ली जा रही है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको इससे संबंधित कुछ निर्देश आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद इस वीडियो में 30 मिनट में आपको आपके पूरे ऐसे 1 की रिवीजन करवाई जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से सुनो। आप इस वीडियो को देखते समय अपनी पाठ्य पुस्तकें, एक रफ नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठे, अवश्य लेकर बैठे कि जो जो आपको बताया जाए वो आप अपनी बुक में मार्क करें, निशान लगाएं और ज़रूरी बातें हो सके तो वो अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें। ये आपकी थोरोली रिवीजन है, यानी आपकी परीक्षा की तैयारी में आपको एक जगह पर बैठकर करवा रही हूँ। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपकी ऐसे 1 की पूरी तैयारी हो जाएगी। फिर आपको दोबारा किताबें खोलने की शायद आवश्यकता भी ना पड़े। तो सबसे पहले परीक्षा से संबंधी कुछ नियम मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि आपको पता है बच्चों, आपका पेपर 2 पार्ट में आ रहा है। एक 30 नंबर के आपके MCQ और 30 नंबर के आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको दिया जा रहा है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, 21 तारीख को जो आपका पेपर है उसमें मैं आपको 2 लिंक सेंड करने वाली हूँ। पहले लिंक में आपके 30 नंबर के MCQ होंगे। आप उनके लिए आपको 30 या 40 मिनट का समय मिलेगा। आप वो MCQ क्वेश्चन करें, सारे अच्छे से मार्क करें क्योंकि सभी क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैं, सभी में आपको निशान लगाने पड़ेंगे और आप उसको सबमिट करवाएं। वो आराम से सबमिट हो जाएगा क्योंकि उसमें इमेज अपलोड नहीं करनी है। उसके बाद आपको 8:45 पर दूसरा लिंक भेजा जाएगा। उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, जिसमें आपको अपनी शीट पर जो आप विद्यालय से लेकर आए हैं उन पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और उनकी इमेज आपको अपलोड करनी है। ये भी आपको गूगल फॉर्म में ही करना है और फिर उसको सबमिट करवाना है। अब ध्यान से सुने, जिस बच्चे की इमेजेस अपलोड न हों वही बच्चे फ़ोटो व्हाट्सएप पर करेंगे। बाकी सभी बच्चों को व्हाट्सएप पर सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि 22 तारीख को आपको अपनी शीट विद्यालय में आकर जमा करवानी है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान देंगे। कौन सी बातें? पार्ट 1 का लिंक भेजा जाएगा MCQ, उसको सबमिट करने के बाद आपको 8:40 पर दूसरा लिंक भेजा जाएगा डिस्क्रिप्टिव। तो इस चीज़ का ध्यान दें। अब हम चलते हैं रिवीजन की तरफ। आपका सबसे पहला पाठ है बच्चों नेताजी का चश्मा। अब आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए। पुस्तक में सबसे शुरू में लेखक ने कस्बे का वर्णन किया है। आप देखो इसमें कस्बे का वर्णन बुक में, उसको पढ़ना अच्छे से। मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। इन पॉइंट्स के तहत आप पूरे पाठ की रिवीजन करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इजी रहने वाली है। उसके बाद नगर पालिका द्वारा कस्बे के चौराहे पर मूर्ति बनवाने की कहानी है कि कैसे उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। नगर पालिका का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था और वो कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपने कार्यों की सूची को बढ़वाने के लिए एक मूर्ति बनवाना चाहते थे किसी देशभक्त की। तो उन्होंने निश्चय किया कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बनवाई जाए, क्योंकि समय कम था और उनके पास पैसे की भी कमी थी। एक जगह लिख रखा बजट का अभाव यानी पैसे की कमी। तो उस सब में उन्होंने जो निर्णय लिया उसमें क्या लिया कि कस्बे का एक स्कूल है कस्बे में, उसका ड्राइंग मास्टर है मोतीलाल, उसके द्वारा नेताजी की मूर्ति बनवाई जाए क्योंकि वो तो ड्राइंग मास्टर थे। अब ड्राइंग मास्टर तो ड्राइंग कर सकते हैं कागज़ पे, आपको पता ही है। मूर्ति तो पत्थर को तराश के बनाई जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने पटक देने का वादा किया। एक सेंटेंस है उसमें पटक देने का। यहाँ पर पटक देने का मतलब विवशता, क्योंकि सरकारी आदेश उनको मिला। तो सरकारी आदेश हो सकता कोई लालच भी दिया गया हो पैसों वैसों का, क्योंकि उनको पता था कि ये काम मेरा तो है नहीं, इसलिए ऐसा लिखा गया कि उन्होंने पटक देने का, बनाकर पटक देने का वादा किया। फिर नेताजी की मूर्ति कैसी बनी उसका वर्णन किया लेखक ने बड़े अच्छे से।
वो आप देखना पूरा कैसी थी, उसकी ऊंचाई कितनी थी, कितनी सुंदर थी, और क्या उसको टोपी पहना रखी थी, चश्मा के बारे में थी या नहीं थी, वो चीज़ें आप देखना। और उस मूर्ति को देखकर देखने वालों को क्या याद आता था और कहाँ पर वो बनाई गई थी। कैप्टन चश्मे वाला और नेताजी की मूर्ति। अब उसके बाद एक करैक्टर आएगा पाठ में, कैप्टन चश्मे वाला, क्योंकि जब आप नेताजी की मूर्ति का वर्णन करेंगे ना, तो उसमें एक बात आपको मिलेगी कि उस मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया गया था। अब जो कैप्टन चश्मे वाला था, नाम से पता चल रहा चश्मे बेचता था, उसको कैप्टन क्यों कहते थे ये आपको बताया हुआ है, और आप पाठ में ढूंढेंगे इसको दोबारा। तो उसका नेताजी की मूर्ति के साथ क्या संबंध था कि वो उस पर चश्मे लगाता था? क्यों? क्योंकि वो घूम घूम कर चश्मे बेचता था, और बिना चश्मे की मूर्ति उसे आहत यानी दुखी करती थी। यानी उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी, महापुरुषों के प्रति सम्मान की भावना थी, तो वो उस पर अपने चश्मे लगाता था। और कोई उस चश्मे का खरीदार आ जाता था, यानी किसी को चश्मा पसंद आ गया तो उसको वो चश्मा दे देता था और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था, जिसको देखकर एक हालदार साहब कैरेक्टर हैं, उनको बड़ा कौतूहल होता है कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा असली। तो इसकी कहानी वो जानना चाहता है, और उस कहानी को वो एक पान वाले के माध्यम से जानता है। कैप्टन चश्मे वाले के प्रति पान वाले के विचार। हालदार साहब जब मूर्ति के बनाने की प्रक्रिया से लेकर और नकली मूर्ति पर असली चश्मा को लेकर पान वाले से क्यों बात करते हैं? क्योंकि हालदार साहब पान खाने के शौकीन थे। तो पान वाले के विचार हमें पता चलते हैं कि वो कैप्टन चश्मे वाले के प्रति क्या सोचता है। फिर हालदार साहब का कस्बे से गुजरना और मूर्ति को निहारना। हालदार साहब का पहले मैंने जिक्र कर दिया आपके सामने, वो उस कस्बे से गुजरते थे। ये हालदार साहब, इनका नाम भी हो सकता है और इनकी कोई पोस्ट भी हो सकती है। मेरे ख्याल से इनका नाम ही होगा। और वो मूर्ति को निहारते थे, वो कंपनी के काम से हर 15 दिन में वहाँ से गुजरते थे। पान वाले और हालदार साहब की बातचीत। अब हालदार साहब पान वाले से बात करते हैं, किस सिलसिले में? पहले भी आपको बताया कि उस मूर्ति के सिलसिले में। कैप्टन की मृत्यु, पान वाले और हालदार साहब की प्रतिक्रिया, ये उस पाठ के अंत में है। तो ये नेताजी का चश्मा पाठ। फिर है बाल गोविंद भगत। इसे बड़े अच्छे से आपको बताया गया है, कक्षा टेस्ट भी लिया गया था शायद। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व, स्वभाव और वेशभूषा, सबसे पहले पृष्ठ पर ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और पूरा पाठ पढ़ने के बाद भी अब तक आपको अच्छे से पता भी लग गया होगा। फिर दूसरी बात आती है उनके व्यक्तित्व को और उनके स्वभाव को देखकर ही कि क्या वो साधु थे या गृहस्थ थे। साधु आपको पता ही है, दुनियादारी से अलग उसका परिवार नहीं होता, और गृहस्थ जिसका घर होता है, परिवार होता है। तो वो उनको साधु कहा जाए या गृहस्थ कहा जाए, ये आपका विचार है, आप बताएंगे। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन के आंसर में लिखवा भी रखा है। फिर इसमें जो विशेष बातें आई हैं, अलग अलग महीनों का वर्णन आया है। बाल गोविंद भगत और आषाढ़ मास में खेत का दृश्य स्पष्ट लिख रखा है। आप देखिए, आपने पुस्तक खोल रखी है, फटाफट वहाँ निशान लगाइए, वहीं से इस प्रश्न का उत्तर बनता है। अब इस पैराग्राफ में से अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं, वह तो एक ही बनेगा। खेत के दृश्य का वर्णन कीजिए, एनसीईआरटी में भी है ये। फिर है भादों की अंधेरी आधी रात, उसी के नीचे है भादों की अधरतिया, निशान लगाइए अपनी पुस्तक में। और बाल गोविंद भगत का संगीत, यहाँ पर अधरतिया का मतलब आधी रात और अंधेरी मतलब अंधेरी। तो भादो एक महीना होता है जो सावन के बाद आता है, भाद्रपद जिसको कहते हैं। तो उसमें बाल गोविंद भगत का संगीत किस प्रकार लोगों को जगाता था। यहाँ जगाने के पीछे दो प्रतीकात्मक अर्थ है। एक तो जगाना सीधा सीधा, जैसे कोई नींद में सोया हुआ है और अचानक किसी का संगीत सुने या कोई शोर सुने तो हम नींद से जाग जाएं। दूसरा, लोगों को जगाना, जागरूक करना कि जो संसार है ये माया का खेल है। हमारे अंदर जो मोह, लोभ, माया जैसे विकार हमारे मन के अंदर हैं, उनसे हमें जागना है। जैसे वो गीत दिखा रखा है उसमें, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर। तो इस गीत के माध्यम से बाल गोविंद भगत लोगों को सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने की सलाह देते हैं। तेरी गठरी यानी तेरे शरीर में लागा चोर, चोर किसको कहा है? लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, कि ये चोर तेरी गठरी में लग चुके हैं, तेरे शरीर में लग चुके हैं ये। तो इन जागरूक हो जा। जैसे हम सो रहे होते हैं ना और हमारे घर में चोर घुस जाए तो हम जागेंगे नहीं। तो ऐसे कबीर जी अपने पद के माध्यम से हमें लोगों को, पाठकों को जागृत कर रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर लोभ, मोह, माया वाले चोर घुस चुके हैं और मुसाफिर तू जाग यानी जागरूक हो जा, ईश्वर का भजन कर। और एक गीत और दिखा रखा है इसमें, गोदी में पिहवा, कि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो ईश्वर है वो हमारी आत्मा में ही हैं
और हम उनको कहाँ ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं। तो अपने गीतों के माध्यम से लोगों को उन्होंने जागरूक किया है। फिर उसके बाद है कार्तिक से फाल्गुन तक बाल गोविंद भगत की दिनचर्या। ये भी अगले पेज इसी के बाद है, आप अच्छे से पढ़ना। वो प्रभात फेरियाँ करते थे। प्रभात फेरियाँ होती हैं, सुबह सुबह भजन वगैरह आदि गाते हैं बैठकर या घूमते हैं। जैसे आप लोगों के इधर भी पास पड़ोस में कार्तिक के महीने में प्रभात फेरियाँ आती हैं, वो समाज के जागरण को लेकर भी आती हैं। जैसे पटाखे ना जलाएं, या गुलामी के दिनों में जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तब लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रभात फेरियाँ करते थे। लेकिन बाल गोविंद भगत कैसी प्रभात फेरियाँ करते थे, वो अपना भगत थे और वो कबीरदास के पद गाते थे। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है अपनी पुस्तक में, आप अभी देख लीजिएगा कि उनकी कार्तिक से शुरू हुई प्रभात फेरियाँ फाल्गुन मास तक चलती थी, और उसके पीछे जो जो महीने आते हैं उनमें उनकी यही दिनचर्या रहने वाली है। फिर एक गर्मियों की उमस भरी शाम। गर्मियों से आपको सबको पता है, अभी पीछे गर्मी गई है जून जुलाई में, तो शाम जो होती है गर्मियों की, कितनी उमस भरी होती है, ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा होती है कि कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन जब बाल गोविंद भगत का संगीत बजता था, वो गाते थे, तो लोग गर्मी को भूल जाते थे। और दृश्य आपकी पुस्तक में दे रखा है, देखो पढ़ो, कि बीच में बाल गोविंद भगत और चारों तरफ मंडलाकार उसमें लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो इसका दृश्य है। फिर भगत के पुत्र की मृत्यु पर उनका जो संगीत है, संगीत प्रेम है, उसकी प्रकाष्ठा देखी गई। यानी पुत्र की मृत्यु हो गई है और फिर भी वो गा रहे हैं। ठीक है, उनके जो पद है वो आत्मा परमात्मा के मिलन के हैं, लेकिन गा रहे हैं, और गाते गाते बीच में अपनी पतोहू को भी समझा रहे हैं कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। तो उसको आप देखो स्पष्ट लिख रखा है। और इसी बीच में उनका जो पुत्र की मृत्यु पर उन्होंने भावनाएं कैसे व्यक्त की, वो भी स्पष्ट लिख रखा है। देखिए, आप पुस्तक आपको खोलनी पड़ेगी बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देखेंगे कि मैडम तो ऐसे ही बता रही हैं, आधा आधा बता रही हैं। आपको इसलिए बताया जा रहा है चीज़ें कि आप पुस्तक में इन पर निशान लगाते जाइए और पुस्तक में ये बातें लिखते जाइए, क्योंकि आपकी बोर्ड की कक्षा है। बोर्ड की कक्षा में ये सब काम आने वाला है। बाल गोविंद भगत और सामाजिक मान्यताएं अब पुत्र की मृत्यु से जुड़ी हुई हैं कि उन्होंने पुत्र को जो मुखाग्नि दिलवाई वो पतोहू से दिलवाई, और रोए नहीं। और विधवा पुनर्विवाह, उस समय बैन था, विधवा का दोबारा विवाह नहीं किया जाता था, लेकिन उन्होंने अपने पतोहू को दोबारा विवाह करने की अनुमति दी और उसके भाई के साथ उसको भेज दिया था। तो इस प्रकार वो सामाजिक मान्यताओं के, मतलब ऐसी सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध थे जिससे विकास रुकता है। फिर बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई थी। उन्होंने जीते जी किसी को कष्ट नहीं दिया, तो मृत्यु ने भी उनको कष्ट नहीं दिया था। इसके बाद देखते हैं लखनवी अंदाज। अभी भी आप लोगों ने पढ़ा था, लेटेस्ट आपका पार्ट है जो वीडियो देखी थी आपने। सबसे पहले उनका 2nd क्लास का टिकट लेना और ट्रेन पकड़ना। शुरू में लिख रखा है कि उन्होंने क्यों ली थी। हालांकि उनके लिए वो महंगा था, दूर नहीं जाना था, लेकिन वो प्रकृति प्रेमी थे और नई कहानी के बारे में सोच रहा था। तो सोचा होगा कि वहाँ कोई नहीं मिलेगा, तो वहाँ की टिकट ले लेते। लेकिन हुआ क्या था कि वहाँ पर पहले से एक सफ़ेद पोश सज्जन। देखो बच्चों, इसमें सफ़ेद पोश शब्द प्रयोग हुआ है, दोनों के लिए हुआ है, नवाब जी के लिए भी हुआ है और लेखक ने अपने लिए भी किया है। फिर ट्रेन के डिब्बे का दृश्य का है, ये की दृश्य नहीं बेटा, ट्रेन के डिब्बे का दृश्य। का दृश्य, तो उसका दृश्य आपको पता है कि वहाँ पर एक नवाब साहब बैठे थे और उनकी आंखों में असंतोष की भावना आ गई थी, स्पष्ट दिख गई थी। उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई थी संगति के लिए, खिड़की से बाहर देखने लग गए थे। तो ये बातें उसमें हैं। नवाब साहब के बारे में आप निशान लगाते चलिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। पुस्तक खोलकर बैठिए, हाथ में पेंसिल रखिए और जो आपको बताए जा रहे हैं वहाँ पर इनको लिख लीजिए, इन पॉइंट्स को। नवाब साहब के बारे में लेखक की कल्पना। अब ठाली बैठे कल्पना करने की आदत है, ये लाइन आपको नज़र आ गई होगी, यहाँ पर टिक कीजिए कि वो क्या क्या कल्पना करते हैं लेखक नवाब साहब के बारे में, क्योंकि क्यों इन्होंने इसका टिकट लिया होगा, खीरा रखे हैं, क्या कर रहे होंगे, इस प्रकार की कल्पनाएं उन्होंने की। नवाब साहब का लेखक के प्रति व्यवहार, ये भी उसी में है कि उन्होंने संगति को लिए उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन फिर बाद में उनका व्यवहार बदल गया। उन्होंने खीरा के लिए पूछा, लेकिन उनके मना करने के बाद उन्होंने भी अपना लेखक से आंखें जो थी नजरें वो चुरा ली और अपने काम में व्यस्त हो गई। नवाब साहब और खीरे, ये इस पाठ का दूसरा शीर्षक भी हो सकता है, क्योंकि पूरे उसमें क्या है, इनके माध्यम से लेखक ने, नवाब साहब और खीरों के माध्यम से लेखक ने नई कहानी के लेखकों पर व्यंग्य किया है, जो इस पाठ का मूल उद्देश्य भी है। इस पाठ के मूल उद्देश्य दो हैं। एक तो जो है झूठी शान दिखाने वाले लोग हैं, उनके बारे में बताना कि ऐसा करना अच्छा नहीं होता, और दूसरा
नई कहानी के लेखकों पर व्यंग्य करना। लेखक का आत्मसम्मान, यहाँ पर ध्यान देना, 2-3 बार आया है लेखक ने आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, तो इसके बारे में भी आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आप पूरे पाठ में से निकालना। दो बार ये बातें आई हैं। एक बार जब नवाब साहब ने कोई रुचि नहीं दिखाई तो उन्होंने आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, और दूसरा जब उन्होंने खीरों के लिए पूछा था तो क्योंकि वो पहले मना कर चुके थे तो अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए उन्होंने खीरा के लिए मना कर दिया था। तो 2 जगह ये बातें आई है जिसमें थोड़ी थोड़ी लेखक के अहंकार की बू भी आती है, क्योंकि वो तो अहंकारी थे ही थे, लखनवी जो थे नवाब थे, थोड़ी सी लेखक के अंदर भी ये बात आई थी। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की विशेषता, ये बीच में आया है, दूसरे पेज पर है, ऊपर ही होगा कहीं पर, देखो कि वो नमक मिर्च मिली, वो जीरा मिली, नमक मिर्च की पुड़िया देते हैं, तो ये उनकी विशेषता बताई है। तो इनसे लेखक के किस स्वभाव का पता चलता है कि वो जो सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, गहराई से चीज़ों को देखते हैं और देखने के बाद उनका वर्णन भी बड़े अच्छे से करते हैं। नवाब साहब द्वारा खीरों का रसास्वादन और नई कहानी, ये नई कहानी है बच्चों, नई कहानी के लेखकों पर व्यंग्य, ये इस पाठ का मूल उद्देश्य है। और खीरों का रसास्वादन किया, कैसे किया था उन्होंने, बड़े अच्छे से धोया था, काटा था और फिर फाकों को सूंघ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। इसके बाद सूरदास के पद, आपका काव्यखंड, गोपियों द्वारा उद्धव पर व्यंग्य किया गया है, उसको कमल का पत्ता कहा गया है, ध्यान से सुनना बच्चों, तेल की चिकनी मटकी कहा गया है। इन दोनों के माध्यम से क्या बताया गया है कि वो नीरस स्वभाव के हैं, उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, उनकी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर नहीं पड़ी, वो रूखे और नीरस है। फिर श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का एक निष्ठ प्रेम व अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। 2-3 बातें आई हैं। एक तो गोपियों ने अपने आप को गुड़ से चिपकी हुई चींटियाँ कहा, यहाँ पर श्री कृष्ण जी गुड़ है और गोपियाँ क्या है, चींटियाँ हैं। दूसरा, उन्होंने श्री कृष्ण जी को स्वयं को हारिल पक्षी कहा, गोपियों ने खुद को क्या कहा, हारिल पक्षी, और श्री कृष्ण को क्या कहा, हारिल पक्षी की लकड़ी, कि वो उन्हीं के सारे अपना वो दिखाती हैं। और तीसरा, वो योग संदेश को अपनाने से बिल्कुल मना कर देती है। तो इन बातों से उनका श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम व अनन्य भक्ति का पता चलता है। योग के प्रति गोपियों का क्या दृष्टिकोण था, उनके लिए योग जो था वो कड़वी ककड़ी के समान बेस्वाद और नीरस था, रूखा था और अनसुना, अनदेखा, अनभोगा रोग था। उन लोगों के लिए सही था जिनके मन चंचल होते हैं। ये उनका योग के प्रति दृष्टिकोण था। गोपियों की विरह अग्नि और उद्धव का योग संदेश, ये एक पद में है कि वो विरह में जल रही थी, लेकिन वो श्री कृष्ण जी के आने की आस में इस विरह अग्नि को सहन कर रही थी। लेकिन जो ये योग संदेश आया था, इन्होंने घी का काम किया और उसकी विरह अग्नि को और भी बढ़ा दिया। श्री कृष्ण द्वारा प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन, ये भी गोपियों ने स्पष्ट किया है कि हम क्यों वो रखें, धीरज रखें, जब श्री कृष्ण जी ने ही प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कैसे किया कि वो उनको, नारियों को योग साधना जैसा कठिन भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। जो योग साधना का मार्ग है वो बहुत ही कठिन होता है, वो नारियों के लिए दुष्कर होता है। और दूसरा, वो उनका ख्याल भी नहीं रख रहे। जो प्रेम करने वाला होता है वो एक दूसरे का ख्याल रखता है, उसको कष्ट नहीं देता है। तो श्री कृष्ण जी ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया था। श्री कृष्ण का राजनीति शास्त्र पढ़ना और उद्धव के हाथों योग संदेश भेजना, ये अंतिम उसमें है। हमारे हरि राजनीति पढ़ी आए कि उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है और उद्धव के हाथों योग संदेश भेजा है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, जो सूरदास के पदों की गोपियाँ हैं वो बड़ी ही समझदार हैं, चतुर हैं, चालाक हैं। वो बात ही बातों में राजा का धर्म भी सिखलाती हैं कि राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे। गोपियों के अनुसार कृष्ण के व्यवहार में परिवर्तन, ये भी उन्होंने कहा है कि हम अपने मन वापस पाना चाहते हैं। जो श्री कृष्ण जी ने हमारे दिल चुराए थे वो दिल हमें वापस चाहिए। क्यों वापस चाहिए? क्योंकि उनका व्यवहार बदल गया है। पहले वो हमारी भलाई के कार्यों के लिए आगे पीछे घूमते थे और आज वो हमें कष्ट देते हैं और एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह चाले चल रहे हैं। तो ये सूरदास के पद थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद दिखने में बच्चों पाठ बड़ा है लेकिन बहुत ही सरल और रोचक है। ये आपको करवाया था, आपको कॉपी पेन आपके पास है। परशुराम के आने पर राम द्वारा खुद को उनका दास बताना, ये पहले की 2 पंक्तियों में अत्यंत विनम्र भाव से उन्होंने अपना दास बताया था। फिर परशुराम जी ने धमकी दी थी कि जिन्होंने धनुष तोड़ा है वो सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। उनकी यह धमकी सुनकर लक्ष्मण जी बीच में आ गए थे और उन्होंने धनुष के टूट जाने के अनेक तर्क दिए थे
कि ये सारे धनुष एक जैसे होते हैं, उन्होंने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, यह तो उनके छूते ही टूट गया। इस प्रकार उन्होंने अनेक तर्क दिए और परशुराम जी पर उन्होंने अनेक प्रकार के व्यंग्य किए। ये इस पूरे पाठ में व्यंग्योक्तियाँ आई हैं। परशुराम जी द्वारा अपने स्वभाव की विशेषताएं ये भी परशुराम जी ने बताया है कि वो क्षत्रिय कुल के द्रोही हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, बहुत ही क्रोधित स्वभाव के हैं, और साथ ही उन्होंने अपने फरसे के बारे में भी बताया था कि उनका फरसा बहुत ही भयंकर व कठोर है। उसने सहस्र भाव की 1000 भुजाओं को काटा है और वह इतना निर्मम है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने में सक्षम है। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी फिर कोई व्यंग्य करते हैं, उनके क्रोध को बढ़ाते हैं। तो परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हैं कौशिक कहकर। कौशिक और गाधी सुनु 2 शब्द आए, दोनों विश्वामित्र जी के लिए आए हैं। लक्ष्मण द्वारा अपने कुल की और वीर योद्धा की विशेषताएं, लक्ष्मण जी ने अपने कुल की और वीर योद्धा की विशेषताएं बताई है। ये आप देखना कि उनके कुल में जो है देवता हैं, गाय हैं और ब्राह्मण हैं और हरिजन हैं, उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, प्रहार नहीं किया जाता, उनके साथ युद्ध नहीं किया जाता। ये लक्ष्मण जी अपने कुल की विशेषता बता रहे हैं। और वीर योद्धा क्या बताई थी कि वीर योद्धा अपनी बड़ाई खुद नहीं करते, अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, वो तो युद्ध करके ही अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। जो कायर होते हैं वो अपनी वीरता की डींगे हाँकते हैं, अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। अंतिम उसमें जो दोहा चौपाई छंद है, लक्ष्मण द्वारा गुरु ऋण चुकाने की बात कही गई है कि वो कहते हैं माता पिता के ऋण को, वो परशुराम जी लक्ष्मण को गुरुद्रोही बताते हैं। फिर लक्ष्मण जी गुरु ऋण चुकाने की बात कहकर उनके क्रोध को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और पूरे पाठ को देखें तो राम और लक्ष्मण के स्वभाव में अंतर, कि राम कितने शील, शांति प्रिय, आज्ञाकारी, बड़ों का कहना मानने वाले, धीरज रखने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और लक्ष्मण जी उदंड स्वभाव के थे, क्रोधी थे और बड़ों का मान सम्मान नहीं कर रहे थे और व्यंग्योक्तियाँ कर रहे थे। ये उनके स्वभाव में अंतर है। अब अच्छा किसका लगा? अगर ऐसा कुछ है तो आपको जाहिर सी बात है आप सभी क्या कहेंगे, राम जी का अच्छा लगा। क्यों लगा वो मैंने आपको बता दिया है। कन्यादान कविता बहुत ही मार्मिक कविता थी। लेखक का सूक्ष्म अवलोकन, क्योंकि जब लेखक ने कहीं पर दृश्य देखा है तो उन्होंने बड़ी गहराई से वहाँ पर अवलोकन किया, इंस्पेक्शन किया, वहाँ पर देखा कि किस प्रकार माँ के चेहरे की पीड़ा है लड़की को विदा करते समय। तो उसके माँ के दुख को उन्होंने प्रामाणिक बताया है। लड़की की विशेषताएं बताई है कि लड़की सयानी नहीं है, नादान है, भोली है। फिर उसकी तुलना एक ऐसी पाठिका से की है जिसको विवाह के बाद सुखों का आभास तो है, लेकिन वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं का उसे अभी कोई ज्ञान नहीं है। उसने अपने माता पिता के घर में सुख ही सुख देखे हैं। फिर माँ के द्वारा बेटी को दी गई शिक्षाएं, वो सुंदरता पे नहीं रीझना है और वस्त्र और आभूषणों के बंधन से दूर रहना है और आँख का इस्तेमाल सावधानी से करना है और लड़की होना है पर लड़की जैसी दिखाई नहीं देना है। ये 4 शिक्षाएं हैं। आपको कौन सी अच्छी लगी? आपकी अपनी राय हो सकती है, आपको अपना तर्क देना पड़ेगा। शिक्षाओं के पीछे माँ का क्या उद्देश्य है? क्योंकि माँ एक अनुभवी महिला है, उसने जमाना देखा है। हो सकता है उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया हो और वह अपनी बेटी का भविष्य उज्जवल देखना चाहती हैं। वह नहीं चाहती कि जो कुछ उस समय की लड़कियों को सहना पड़ रहा है वह उसकी लड़की को भी सहना पड़े। इसलिए वह अपने बेटी के भविष्य को उज्जवल देखने के लिए उसे इस प्रकार की परंपरागत शिक्षाओं से हटकर कुछ नई शिक्षाएं देती है। अंतिम शिक्षा में निहित माँ की दूरदर्शिता है। अंतिम शिक्षा क्या थी? लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। दूरदर्शिता क्या होता है? दूर की सोचना। यानी माँ को पता है कि ससुराल वाले लोग किस किस प्रकार से लड़की के अधिकारों का हनन कर सकते हैं, तो वो उसको बताती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यानी मासूम मत बनना, निर्बल मत बनना। लड़की वाले गुण तो सहेज कर रखना अपने अंदर, लेकिन जब कभी तुम्हारे अधिकारों का हनन हो या तुम पर कोई अन्याय करे, अत्याचार करे, तो सबला बनकर उनका विरोध करना। कविता का मूल भाव यही है कि जो माँ है वो अपनी लड़की को सक्षम बनाना चाहती है, ताकतवर बनाना चाहती है, कर्तव्यों के प्रति उसे जागरूक करते हुए, कर्तव्यों को निभाने के लिए उसे प्रेरित करते हुए अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहती है। यानी वो अपने कर्तव्य भी निभाए और अपने अधिकारों का हनन भी ना होने दे। काव्य सौंदर्य की बात करें तो मूल भाव बता दिया आपको। भाषा क्या है? हिंदी है। तत्सम तद्भव शब्द हैं, क्योंकि आधुनिक कविता है तो काव्य सौंदर्य इसका कोई खास पॉइंट अलंकार वगैरह के बनेंगे नहीं। अब है आपका माता का आंचल। बहुत ही
आसान पाठ है, बड़ा है, ये आप लोगों की पाठन शक्ति को बढ़ाने की दृष्टि से है। भोलानाथ का पिता के साथ पूजा आदि में शामिल होना, वो अपने माता पिता को मैया बाबूजी कहकर बुलाते हैं। फिर उनके खेल और खेल की सामग्री दिखा रखी है। माँ भोलानाथ के पालन पोषण में माँ की क्या भूमिका है कि वो गहरी गहरी बातों में उसका शारीरिक और मानसिक पोषण करने में, उसको सुंदर दिखने में दिखाने में माँ की भूमिका है। बाकी खेल खिलाने में वो अपने पिताजी के साथ रहता है। भोलानाथ के खेल और उनकी तुकबंदियाँ अंडरलाइन करो, आपके पास सामने पुस्तक खुली हुई है। भोलानाथ और उनके साथियों की शरारतें, एक बार उन्होंने मुसन तिवारी को चिढ़ाया था, एक बार बूढ़े वर को चिढ़ाया था, और खेल खेल में वो खेतों में भी जाते थे, चिड़ियों को वो खाते थे, चिड़ियों को आमंत्रित करते थे दाना चुगने के लिए खेतों में। तो इस प्रकार से उनकी कई शरारतें हैं। भोलानाथ और चूहे के बिल से सांप निकलने वाली घटना, इस घटना के ऊपर ये बड़ी मार्मिक घटना है जो पाठकों के हृदय को छू जाती है, और इसी घटना पर इस पाठ का शीर्षक भी रखा हुआ है, माता का आंचल। और अगर अन्य शीर्षक की बात करें तो मेरे बचपन के दिन हो सकता है, माँ की ममता हो सकती है, माँ का प्यार हो सकता है। शीर्षक की सार्थकता, ये जो ऊपर वाला है निकलने वाली घटना, इसी घटना पर इस शीर्षक की सार्थकता है, क्योंकि यह घटना पाठकों के हृदय को छू जाती है। भोलानाथ का बचपन और आज के बच्चों के बचपन में अंतर बड़े अच्छे से आप बता सकते हैं। जो ये पाठ है ये 1930 में लिखा गया है और गांव की संस्कृति में लिखा गया है। तो आप सब तो शहर में रह रहे हैं, लेकिन अगर हम आज के समय में गांव के बच्चों की बचपन देखें तो उस समय के बचपन में और आज के गांव के बच्चों के बचपन में भी अंतर है। और आप अगर अपनी बात करें तो आपके बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है, तो उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, 3 भेद होते हैं, आपको कई बार बता रखा बच्चा, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब इनकी मोटी मोटी पहचान देखिए, क्योंकि आप लोगों ने इनके टेस्ट भी दे रखे हैं, आपके पास पुस्तक भी, उस पर देखना। सरल, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक मुख्य क्रिया हो। ध्यान रखना बच्चों, एक मुख्य क्रिया। जैसे बारिश होने के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका, यहाँ पर मुख्य क्रिया है जाना। बारिश होना भी क्रिया है, लेकिन वो मुख्य क्रिया नहीं है। मुख्य क्रिया क्या है? जाना। तो ये सरल वाक्य माना जाएगा। बारिश हुई और मैं स्कूल नहीं जा पाया, ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें और आ गया, और तथा एवं किंतु परंतु, इसलिए ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। मिश्र, जैसे ही बारिश शुरू हुई मैंने स्कूल जाने का विचार त्याग दिया, ये आपका मिश्र वाक्य है। कि, जैसे, जिसका, जो, जब, तब, यहाँ, वहाँ, ये सारे क्या है? मिश्र वाक्य हैं। और इसमें आपको वो छांटने भी आएंगे। एक प्रधान होता है और एक आश्रित होता है। प्रधान उपवाक्य वह होता है, ये मिश्र में है बच्चों, ध्यान रखना। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य वह होगा जिसकी क्रिया अंत तक चलेगी। जैसे ही बारिश हुई माता जी ने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए। जैसे ही बारिश शुरू हुई माता जी ने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए, मिश्र वाक्य। अब इसका सरल बनाते हैं। बारिश शुरू होते ही माता जी ने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए, तो इसका प्रधान कौन सा बनेगा? माता जी ने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए, ये प्रधान है। और जैसे ही बारिश हुई ये आश्रित है, और ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। ये पुस्तक में आप अच्छे से पढ़ना। इसके बाद बात करते हैं वाच्य के भेद की। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृ, कर्म और भाव, इनकी जो वीडियो एक आपको बनाकर भेजी थी उसको 10 मिनट निकाल के दोबारा देख सकते हैं आप। कर्तृ में या तो कर्ता के साथ ने मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना बच्चों, या तो कर्ता के साथ ने या कुछ भी नहीं। कर्म में ने या से और के द्वारा मिलेगा, और कर्म मिलेगा, सकर्मक क्रिया मिलेगी। ठीक है, सकर्मक क्रिया पहचाना। कर्म की विभक्ति होती है को मिलेगा, या तो को मिलेगा या को नहीं मिलेगा। बच्चे के द्वारा सेब को खाया गया, अब यहाँ पर को नहीं लगाएंगे हम, बच्चे के द्वारा सेब खाया गया, ये आपका कर्मवाच्य है। के द्वारा आ गया और कर्म क्या आ गया? सेब आ गया। भाववाच्य में सारे नियम कर्म वाले होते हैं, लेकिन बस क्रिया कर्मक होती है। ये अभ्यास पर आधारित है। पुस्तक में से अभ्यास कार्य करना, आपको स्पष्ट हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट लगाना। फिर है पद परिचय। एक वाक्य में कोई शब्द रेखांकित मिलेगा, उसका आपको परिचय देना है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या फिर वो संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है। ये भी आपको अच्छे से करवा रखा है, इसको पढ़ना। फिर है रस।
रस तो आपने अभी अभी आपको 2 वीडियो भेजी गई थी, वो आपने देखी हैं। रस आपके 6 आएंगे, आपको बताया गया था। श्रृंगार आएगा, श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग, वियोग, फिर आए करुण, वीर, और 6 रस है, ये आपको उस वीडियो में बताए गए थे। दोबारा देखिए, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और वात्सल्य, और एक और रह गया विभत्स। ये आपके रौद्र विभत्स नहीं आएगा, रौद्र। ये आपके 6 रस आएंगे, लेकिन रसों के नाम और स्थायी भाव और संचारी भाव आपको सारे याद करने हैं। एक तालिका आपको बनवाई गई थी। तो ये आपके व्याकरण का सिलेबस था। अब हम बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति। देखो बच्चों, ये 4 टॉपिक है, लेकिन ऐसे वन में आपका क्या आएगा, सिर्फ ये 2 आएंगे, ये ध्यान रखना। और ये जो 4 आएंगे ये आपके बोर्ड में आएंगे, ये दोनों आपको अभी करवाए भी नहीं है। तो ऐसे वन में ये 2 टॉपिक आएंगे, अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन। अब इनकी इमेज जो आपको अपलोड करनी है, अनुच्छेद लेखन आपको एक ही पेज पर लिखना है, 100 शब्दों का लिखना है और एक पेज पर लिखना है, और एक ही इमेज इसकी बननी चाहिए, अगले पृष्ठ पर ये नहीं जाना चाहिए। ये मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, आप इसको ध्यान से सुने। अनुच्छेद लेखन आपको एक शीट पर लिखना है, 100 शब्दों का लिखना है, और एक ही इमेज इसकी आपको अपलोड करनी है। ऐसे ही पत्र लेखन अगली शीट पर लिखेंगे, अगले कागज़ पे, और इसकी भी आपको एक ही इमेज आपको करनी है। और पत्र लेखन कैसा आने वाला है, अनौपचारिक, ये ध्यान रखना। वैसे ही आपको कई बार बताया जा चुका, लेकिन क्योंकि आप लोग बच्चे हो, भूल जाते हो, इसलिए आपको दोबारा बताया गया है। अनौपचारिक पत्र आपका आने वाला है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था, ये आपको बता दिया है। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, शुरू से लेकर अंत तक हम पहुँच गए हैं। बस आपको देखो बच्चों, मुश्किल से ये 40 मिनट की वीडियो बन रही है। 40 मिनट की वीडियो आप एक बार 40 मिनट नहीं देख सकते, तो 10-10 मिनट करके देखिए, लेकिन पूरी देखिए। इसमें आपको सिलेबस का ही पता चल रहा है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे आपको करना है, ये भी आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करना। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो को देखते समय आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिखें, आपको तुरंत उसका उत्तर दिया जाएगा। क्योंकि आप जब देख रहे होंगे तब मैं आपके साथ ऑनलाइन ही रहने वाली हूँ, और आपकी तुरंत आपकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। समय का ध्यान रखें बच्चों। आपको पहला लिंक मैं फिर बता रही हूँ, 2 लिंक बनाए गए हैं, एक MCQ। पहला लिंक आपको भेजा जाएगा 7:55 पर, जिसमें आपको MCQ करने हैं। ठीक है, 30 नंबर का। जब आप उसको सबमिट करवा देंगे तब 8:40 पर आपको दूसरा लिंक भेजा जाएगा डिस्क्रिप्टिव का, जिसमें आपको शीट पर लिखना है और शीट की इमेज अपलोड करनी है। और ये सब करने के बाद आपको शीट जो है वो 22 तारीख को विद्यालय में आकर जमा करवानी है। बच्चों, परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करना। बेस्ट विशेस, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।